हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेस्ला के होटल रूम के बराबर में OSS ने भी एक रूम बुक कर रखा था। और जिन्हें नहीं पता कि OSS क्या चीज है, अगर ये मैं आपको बता दूं तो आप यकीन नहीं करोगे। एक और मजे की बात सुनो, होटल न्यूयॉर्कर अकेला ऐसा होटल था जिसके पास खुद का पावर प्लांट था। जनरेटर नहीं, पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, जो ऐसे 4 होटल के लिए बिजली पैदा कर सकता था। अब एक होटल पावर प्लांट का क्या करेगा, चलो पता लगाते हैं सभी सवालों के जवाब। कोलोराडो स्प्रिंग्स में टेस्ला के एक्सपेरिमेंट को दोबारा करने के बाद ट्रेविस टेलर, मार्क साइफर और जेसन स्टेपल्टन ने होटल न्यूयॉर्कर जाकर टेस्ला के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो किनी से मिलने का प्लान बनाया, जो खुद एक इंजीनियर और होटल न्यूयॉर्कर के हिस्टोरियन थे। जो किनी होटल न्यूयॉर्कर से 1996 में जुड़े थे। वो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट इंजीनियर होने के साथ साथ होटल के अनऑफिशियल आर्काइविस्ट भी थे। और जो किनी निकोला टेस्ला के द्वारा अकेलेपन में बिताए गए आखिरी सालों पर की गई रिसर्च के एक्सपर्ट भी थे। अब जरा थोड़ा सा न्यूयॉर्कर होटल के बारे में भी जान लेते हैं। क्या टेस्ला ने इसे किसी खास कारण से चुना था या फिर कोई और चक्कर था? होटल न्यूयॉर्कर 1929 में बना, जो उस समय न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा और फैशनेबल होटल था, जिसमें 10 डाइनिंग हॉल, 5 रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे बड़ी बार्बर शॉप थी। अब सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि अगर अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में निकोला टेस्ला के पास पैसे नहीं थे, तो वो पिछले 10 साल से इतने महंगे होटल में 2 कमरों को बुक कर कैसे रह रहे थे? क्या वो इस होटल में अपनी मर्जी से रह रहे थे या फिर उन्हें किसी ने रखा हुआ था? और आज भी उनके रूम पर द निकोला टेस्ला रूम की नेम प्लेट लगी हुई है। टेस्ला के रूम में जाने पर जो सबसे पहला सवाल जो किनी से पूछा गया वो ये था कि टेस्ला ने इस कमरे में कितने साल बिताए थे, जिसके जवाब में जो किनी ने कहा कि टेस्ला ने अपने जीवन के 10 साल इस कमरे में बिताए थे। दूसरा सवाल ये पूछा कि निकोला टेस्ला के मरने पर उनके सामान को कलेक्ट करने कौन आया, जिसके जवाब में जो ने कहा कि निकोला टेस्ला का सामान साना कोसानाविच ने कलेक्ट किया था। साना कोसानाविच निकोला टेस्ला के नेफ्यू थे। तीसरा सवाल ये पूछा गया, क्या टेस्ला के रूम में उनसे जुड़ा हुआ सामान सही स्थिति में था, मतलब कुछ गायब हुआ था या नहीं, जिसके जवाब में जो ने कहा कि टेस्ला से जुड़ा हुआ सामान यानी सामान के साथ छेड़छाड़ तो हुई थी। फिर जो से पूछा गया कि टेस्ला के सामान को कौन डिस्टर्ब कर सकता है, जिसके जवाब में जो ने कहा इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं है, पर मैं आपको अनऑफिशियल बात जरूर बता सकता हूँ। टेस्ला के सामान के साथ छेड़छाड़ OSS कर सकती है। और जिनको नहीं पता कि OSS क्या है, मैं बता देता हूँ। आपने अमेरिका की सीक्रेट सर्विस CIA का नाम तो सुना ही होगा, और ये CIA ही OSS थी। OSS की स्थापना वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान की गई थी, जिसका पूरा नाम था ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद डिसॉल्व करके कुछ महीनों बाद ही CIA की स्थापना कर दी गई। टेस्ला की बॉडी रिकवर होने से 3 दिन पहले टेस्ला ने अपने डोर के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दिया था। और ये तो पक्का है कि टेस्ला के रूम में कोई ना कोई जरूर आया था। जो ने एक और बात बताई कि इसी होटल में FBI और OSS ने भी रूम ले रखे थे। क्या वो टेस्ला पर नजर रख रहे थे या वो उनके मरने का इंतजार कर रहे थे? किसी देश की सीक्रेट सर्विस अपने ही देश के वैज्ञानिक पर इस तरह से नजर क्यों रखेगी? तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि टेस्ला के मरने के बाद सबसे पहले सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हुए लोग टेस्ला के रूम के अंदर गए हों और उन्होंने वहाँ से सभी जरूरी चीजें निकाल ली हों। मार्क साइफर ने ये बताया, कोसानाविच ने ये भी कहा था कि टेस्ला के ऊपर आर्मी और नेवी इंटेलिजेंस के लोग भी नजर रख रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे कि ये किसके इशारे पर हो रहा था। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप के अंकल जॉन जी ट्रंप के कहने पर किया गया था, जिसे अमेरिका की एक एजेंसी एलियन प्रॉपर्टी कस्टोडियन ने निकोला टेस्ला से जुड़े हुए मामले को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। जो ने ये भी बताया कि अगर टेस्ला से जुड़े हुए सामान को यहाँ से हटाया गया होगा तो उस सामान को दरवाजे से तो नहीं ले जाया गया होगा, बल्कि उसके लिए अंडरग्राउंड टनल्स का इस्तेमाल किया गया होगा। होटल न्यूयॉर्कर के नीचे बना हुआ टनल सबवे लाइंस और दूसरे होटल से जुड़ा हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ला भी चुपचाप कहीं जाने के लिए इन्हीं टनल्स का इस्तेमाल करते हो, या फिर उन्होंने अपनी सेंसिटिव रिसर्च को बिना किसी की नजरों में आए इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करके कहीं पर छुपा दिया हो। जब अपने रिसर्चर्स और नीचे जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज वो देख रहे थे उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। होटल न्यूयॉर्कर के पास उस जमाने में अमेरिका का सबसे बड़ा प्राइवेट पावर प्लांट था, जिसके जनरेटर्स लगभग 2200 किलोवाट पावर को जनरेट कर सकते थे, जो कि होटल की कैपेसिटी से लगभग 4 गुना थी। पर एक होटल इतनी पावर का क्या करेगा? कहीं ये सारी चीजें निकोला टेस्ला से तो नहीं जुड़ी हुई थी? क्या टेस्ला इस होटल में भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? क्या इसी कारण की वजह से टेस्ला ने इस होटल को चुना था, या किसी और ने टेस्ला के लिए इस होटल को चुना था? अब यहाँ एक और चीज आती है, अक्सर टेस्ला के इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट पूरे शहर की बिजली उड़ा देते थे। क्या इसी कारण की वजह से
इस होटल के पास खुद का पावर प्लांट था, पर कोई इतना खर्चा क्यों करेगा, वो भी एक ऐसे जनरेटर पर जो कि जरूरत से 4 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। और एक ऐसा आदमी जो बिजली के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट करता है, वो भी इसी होटल में मौजूद था। और इस होटल में टेस्ला के पास वो सारे रिसोर्सेज मौजूद थे जो उन्हें अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए थे। होटल न्यूयॉर्कर की इन्वेस्टिगेशन से फ्री होने के बाद अब सभी ने डिसाइड करा कि वो वार्डन क्लिफ जाएंगे। और वार्डन क्लिफ में टेस्ला की रिसर्च को फंड किया था जेपी मॉर्गन ने। थॉमस अल्वा एडिसन और अमेरिकी सरकार के अलावा टेस्ला को बर्बाद करने में जो तीसरा नाम सबसे ऊपर आता है वो था जेपी मॉर्गन का, जो कभी एक समय पर निकोला टेस्ला की रिसर्च को फंड कर रहे थे। जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के लिए 250 एकड़ जमीन पर एक रिसर्च लेबोरेटरी तैयार की थी, पर कुछ ही समय बाद जेपी मॉर्गन ने टेस्ला टावर को तोड़कर निकोला टेस्ला को वार्डन क्लिफ से निकाल दिया। और ऐसा क्यों किया गया, ये एक मिस्ट्री है जिसके पीछे अलग अलग थ्योरीज हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। वार्डन क्लिफ में बनाया गया टावर लगभग 200 फीट ऊंचा था, क्योंकि टेस्ला की थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली अर्थ की नेचुरल कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करके ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इसीलिए टेस्ला ने अपने टावर के नीचे बहुत गहराई तक मेटल पाइप लगवाए थे, जिनसे बहुत सारी टनल्स जुड़ी हुई थी। अब यहाँ पर क्योंकि जमीन को खोदना संभव नहीं था, तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ट्रेविस टेलर ने एक सुझाव दिया। उन्होंने एक टीम को हायर किया जिनके पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार था, जो जमीन के ऊपर घूमकर जमीन के नीचे के स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से मैप कर सकता था। और अगर लोकल हिस्टोरियंस के दावों पर यकीन किया जाए तो यहाँ से कुछ बड़ा मिलने वाला था। अब यहाँ पर ग्लॉक का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। नाजी जर्मनी के हारने के बाद अमेरिका और उसके साथी देशों ने जर्मनी में अपने वैज्ञानिक भेजकर नाजी वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही रिसर्च को खंगाल डाला और उनके हाथ लगा ग्लॉक। और इसके ऊपर बहुत जबरदस्त डिबेट हुई है, क्या असल में ऐसा कोई डिवाइस था भी या ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। और जो लोग ग्लॉक पे यकीन करते थे वो इसे हिंज से जोड़कर देखते थे। हिंज एक साइंटिफिक फैसिलिटी थी जहाँ पर मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट किए गए थे। और कमाल की बात ये थी कि हिंज की शेप निकोला टेस्ला के एक्सपेरिमेंट साइट से बिल्कुल मिलती जुलती थी। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते थे कि ग्लॉक एक एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट था या उससे टाइम ट्रेवल करना भी संभव था। क्या नाजी जर्मनी के हाथ निकोला टेस्ला की कुछ फाइल्स लग गई थी? वेल, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। अब अपने तीनों रिसर्चर एक होटल रूम में इकट्ठा हुए जहां ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के द्वारा बनाई गई इमेजेस को उन्होंने कंप्यूटर पर देखा। और कमाल की बात ये थी कि टेस्ला टावर के नीचे टनल्स बनाई गई थी, यानी लोकल हिस्टोरियंस के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। टेस्ला वाकई में ही कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे। अब सुनो एक जबरदस्त बात, वार्डन क्लिफ में टेस्ला की लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ कोई भी ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं था, ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में और ना ही लोकल हिस्टोरियंस के पास। और वार्डन क्लिफ की डेवलपमेंट अथॉरिटीज के पास भी टेस्ला की लैब से जुड़े हुए ब्लूप्रिंट नहीं थे। अब इस बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल है। 250 एकड़ की प्रॉपर्टी और उस पे काम कर रहा था दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, और उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ब्लूप्रिंट किसी भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी के पास था ही नहीं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है। यहाँ तक कि जेपी मॉर्गन आर्काइव में भी इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि जेपी मॉर्गन इस प्रोजेक्ट को लाखों डॉलर खर्च करके फंड कर रहे थे। तो उनके पास तो इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, पर कुछ भी नहीं मिला। पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से जो एक बात पता लगी वो ये थी कि ब्लूप्रिंट तो मौजूद थे, लेकिन वो है किसके पास या आज के समय मौजूद है भी कि नहीं, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। इतिहास से कभी किसी चीज को तभी मिटाया जाता है जब कोई ये चाहता हो कि वो इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। एक मजे की बात और सुनो, जेपी मॉर्गन कॉपर माइंस में बहुत जबरदस्त पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। और कॉपर से तार बनता है, वही तार जो बिजली के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और अगर निकोला टेस्ला का वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता तो जेपी मॉर्गन बर्बाद हो जाते। पर टेस्ला की फंडिंग रोकना तो जेपी मॉर्गन के द्वारा उठाया गया पहला स्टेप था। वो टेस्ला को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे। और जेपी मॉर्गन ने खूब सारा पैसा खर्च करके लोकल मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और रिपोर्टर्स के जरिए टेस्ला की इमेज को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। जेपी मॉर्गन ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और इन्वेस्टर टेस्ला के प्रोजेक्ट को फंड करने के बारे में सोच भी ना सके। इन सारी चीजों का टेस्ला पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि उन्होंने मानवता के भलाई के लिए किए जाने वाले काम को छोड़कर खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाने पर अपना फोकस कर दिया। अब अपने तीनों रिसर्चर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि टेस्ला से जुड़ी हुई रिसर्च को आगे कैसे बढ़ाएं। तभी मार्क साइफर ने सलाह दी कि क्यों ना एक काम करें, आज के समय टेस्ला से जुड़ी हुई जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है उसके बारे में रिसर्च की जाए और ये देखा जाए क्या उसके तार निकोला टेस्ला से जुड़ पाते हैं कि नहीं। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया की सबसे पहली सक्सेसफुल
उन हेलीकॉप्टर फ्लाइट से पहले निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था जो जरूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दोनों का काम कर सकती थी, जिसे आज के समय अमेरिकन मिलिट्री इस्तेमाल कर भी रही है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।